भीमराव अंबेडकर के सामने दो रास्ते थे। या तो दलितों का भविष्य वो दांव पर लगा दे या उनका वर्तमान। एक अजीब धर्म संकट की स्थिति थी, लेकिन उसे निकलना भी तो था। आखिरकार उन्होंने एक रास्ता चुना और दलितों का भविष्य दांव पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर भविष्य की जिद पर अड़े रहे तो वर्तमान का अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस समय वो दलितों पर किसी भी जुर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे देश में अंबेडकर के खिलाफ पुतले फूंके जा रहे थे, दलितों के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था। सबकी निगाहें अंबेडकर की तरफ लगी हुई थी। आखिरकार भीमराव अंबेडकर ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर भविष्य के बजाय वर्तमान को चुना और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। उस समझौते को आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के पृष्ठभूमि की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक घोषणा की जाती है, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। उस कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। दलितों के लिए 2 वोट का प्रावधान किया गया था। फिर क्या था, ये खबर हिंदुस्तान जब पहुंची तो हिंदुस्तान में दलितों के खिलाफ आक्रोश भर गया। दलितों के खिलाफ आक्रोश तो था ही, भीमराव अंबेडकर निशाने पे आ गए। चारों तरफ भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके जा रहे थे, उन पर हमले भी हो रहे थे। फिर क्या था, इस तरीके से लगा कि हिंदू धर्म 2 भागों में बंट जाएगा। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे, वहीं पर आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। भीमराव अंबेडकर अपनी कोशिशों से यह प्रावधान मनवा करके आए थे। जो गोल में सम्मेलन हुआ तो उन्होंने लगातार अपने दलित वर्ग के लिए अपना पक्ष रखा था और दलितों के लिए प्रावधान वो मांग कर लाए थे। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो चुका था। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म 2 टुकड़े में टूटे। उनका मानना यह था कि अगर ऐसा प्रावधान हुआ तो हिंदू धर्म 2 टुकड़े में टूट जाएगा। लेकिन अंबेडकर का मानना यह था कि हमारा वर्ग मतलब कि दलित वर्ग हजारों साल से त्रासदी झेलता चला आया है, छुआछूत का शिकार रहा है। इसे उठ खड़ा होने के लिए यह प्रावधान बहुत ही जरूरी था। खैर, हुआ क्या आप सब जानते हैं। 24 सितंबर 1932 को आखिरकार भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा। वो क्या कर सकते थे? उनके सामने 2 रास्ते थे। या तो दलितों के भविष्य के बारे में सोचे, या जो आज के डेट में वर्तमान की जो कंडीशन बन चुकी थी, जो स्थिति पैदा हो चुकी थी कि दलितों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित हो चुका था, तो उन्होंने दलितों के भविष्य को दांव पर लगा दिया वर्तमान को बचाने के लिए। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। लेकिन अंबेडकर भी अपना पक्ष रखे, मजबूती से रखे, और मजबूती से रखे तो कम्युनल अवार्ड तो खत्म कर दिया गया। लेकिन एक काम हुआ कि जो सीटों की संख्या थी वो 71 से बढ़कर 148 कर दी गई। विधानमंडल में दलितों के लिए जो सीट आरक्षित थी 71 सीट का प्रावधान, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया। यानी कि आज के डेट में जो लोकसभा में, विधानसभा में दलितों के लिए जो सीटों का आरक्षण है, जो दलितों के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो पूना पैक्ट से होती है। इसको देखने का अपना अलग अलग नजरिया है। दोनों वर्ग अपने अपने तरीके से तराजू में तौलता है। कोई इसको अच्छा मानता है, कोई इसको खराब मानता है। अदर वर्ग यानी दलितों को छोड़कर बाकी जो समूह है, अगर उसके नजरिए से बात करें तो वो कहता है कि हिंदू समाज की एकता के लिए किया गया समझौता था पूना पैक्ट। उनका मानना था, यानी कि गांधी जी का मानना था कि कम्युनल अवार्ड से दलित वर्ग की जो अलग निर्वाचक की व्यवस्था हुई थी, उससे हिंदू धर्म कल के डेट में टूट जाता और ये 2 धर्मों में आगे चल करके बंट जाता, तो उससे बचाया जा सका। यानी हिंदू धर्म की एकता के लिए मिसाल बना। फिर उसके क्या था, सीटों में भारी वृद्धि हुई। ये दलितों के हक की बात थी। लोगों का मानना यह था कि महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों के पक्ष की बात थी कि सीटों में वृद्धि हो गई। 71 से सीटें बढ़ाकर के 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में सीटें 18% आरक्षित कर दी गई। उसके अलावा अहिंसक समाधान, जो हिंदुस्तान का माहौल था ना, वह कब हिंसक हो जाता, लोगों का इसका इंतजार था। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई होती तो फिर कल्पना करना मुश्किल है कि दलितों के खिलाफ क्या हुआ होता। तो वो अहिंसक समाधान निकल गया इस पूना समझौता से। लेकिन अगर बात दलित पक्ष के नजरिए की करें तो उनका मानना यह था कि संयुक्त निर्वाचन से दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए सवर्ण हिंदुओं के वोटों पर निर्भर हो गया। मतलब पूना पैक्ट से अब जो दलित हैं वह सवर्ण वोटों पर निर्भर हो गए। अगर सवर्ण वोट देंगे तो दलित जाएंगे और नहीं देंगे तो दलित नहीं जाएंगे।
और बाकी जो जाएंगे जहां पर सीटें आरक्षित होंगी वो भी सवर्ण वोटों के रहमो करम से जाएंगे, मतलब कि वो चमचा नेता ही बन जाएंगे, अपने जाति की हक की बजाय पार्टी के एजेंडे पर चलेंगे वो। उसके बाद से उन्होंने कहा कि गांधी जी की जान बचाने के लिए मानवीय आधार पर हस्ताक्षर किया था, ना कि स्वेच्छा से। उनके लिए एक ब्लैकमेल जैसी स्थिति थी, यह अंबेडकर का मानना था। उन्होंने कहा कि अलग निर्वाचक मंडल से दलितों को एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिल रही थी, जो पूना पैक्ट से फिर छीन गई। पूना पैक्ट राजनीतिक रूप से एक समझौता था, लेकिन सामाजिक रूप से एक मजबूरी थी। ये अंबेडकर ने अपनी पुस्तक, जो उस वक्त से 13 साल बाद आई, उन्होंने साफ साफ अपने मन की बात लिखा था। उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से मुझे मजबूर कर दिया गया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए। सही क्या था? क्योंकि इससे देश टूटने में बच गया, यानी कि यूं कहा जाए कि धर्म टूटने से बच गया, दलितों की संख्या बल में वृद्धि हो गई। लेकिन गलत क्या था? क्योंकि इसने दलित नेतृत्व की धार को कुंद कर दिया और उन्होंने राजनीतिक रूप से मुख्य धारा की पार्टियों का मोहताज बना दिया। ठीक, यही कारण था कि आज भी दलित राजनीति में पूना पैक्ट एक विवादित विषय बना हुआ है। कई लोग दलित अधिकारों के दमन की शुरुआत इसे मानते हैं, तो कई इसे समावेशी राजनीति की नींव मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैंने कहा था ना कि 13 साल बाद उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसपे अपनी सारी बातें, जो उनके दिल में गुबार था, सब कुछ उस किताब में लिख दिया। 1945 ईस्वी में अपनी किताब लिखते हैं, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के अध्याय 6 में वो लिख, जो चैप्टर का नाम है द ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड द पोल्स में, वो लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं। और उन्होंने बाकायदा साक्ष्य दिया है, जो 1937 में जो चुनाव होता है, तो कहने के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई ना, सीटें बढ़ा दी गई, 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई, लेकिन उसकी जो जमीनी हकीकत थी 1937 के चुनाव में, उसका उन्होंने विस्तृत पूरा डाटा देकर वर्णन किया है कि क्या था। उन्होंने उसके बारे में बताया है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 151 सीटें आरक्षित थी, जिसमें से 78 सीट पर जीत हासिल हुई किसको? कांग्रेस को। 151 सीटें आरक्षित थी, लेकिन उसमें से 78 सीट कांग्रेस जीत गई। लेकिन मजेदार डाटा भीमराव अंबेडकर क्या देते हैं, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि इन 78 सीटों जीतने वाले जो उम्मीदवार थे, वह दलितों के स्वतंत्र वोट में वो सारे के सारे, यानी कि 78 के 78 हार चुके थे। यानी कि जब 2 बार मौका आया, जब प्राइमरी जो इलेक्शन हुआ, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि के तौर पे जब आगे बढ़े, उन्होंने इसमें सिर्फ दलित वोट किया था, उसमें वो 78 के 78 चुनाव हार गए थे। लेकिन जब वही सेकेंडरी वोट हुआ, फाइनल वोट हुआ, तो जब सवर्णों ने वोट दिया, तो वो सबके सब जीत गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो दलित वहां पहुंचे थे, वह दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या सवर्णों के रहमो करम पे थे। उन्होंने एक और डाटा दिया हुआ कि मद्रास जैसे प्रांत में जहां दलितों की अपनी मजबूत स्थिति थी, प्राइमरी इलेक्शन में केवल दलितों का अगर जहां वोट पड़ा था, तो दलितों के असली उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट मिला था। जो दलितों का वोट था, दलितों से 70% से ज्यादा वोट मिला था। लेकिन वही उम्मीदवार जब फाइनल इलेक्शन हुआ, तो सभी के सभी उम्मीदवार हार गए चुनाव। तो उन्होंने डाटा दिया और साफ बताया है कि जब अलग निर्वाचक मंडल होता, तो हमारे दलित जो भी होते, वो दलित जो चुन के जाते, वह दलितों के हक की आवाज की बात करते, वह किसी के रहमो करम पे नहीं जाते। लेकिन यहां मामला तो उल्टा हो गया, यहां वही चुन करके जाएंगे जो जिनके सर पर सवर्णों का हाथ होगा। यानी कि वो जो दलित होंगे, वो दलित नहीं होंगे, वो चमचा होंगे। उन्होंने चमचा शब्द का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर का निष्कर्ष क्या था? एक अछूत जिसे उसकी अपनी जाति ने नकार दिया, यानी कि जो चुनाव में लड़ रहा था, उसको अपनी जाति के लोगों ने ही वोट नहीं दिया, तो एक अछूत जिसे उसकी अपनी जाति ने ही नकार दिया, वह सवर्ण हिंदुओं के वोटों से अछूत का प्रतिनिधि बन गया। कई सीटों पर कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को सिर्फ 10% से भी कम वोट मिले थे, फिर भी वो जीत गए। 10% से भी कम वोट मिले, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इसलिए वो चुनाव जीत गए। अंबेडकर ने इसे राजनीतिक डकैती कहा। विधानमंडलों में दलित जो बैठे हुए हैं ना,
अछूतों के प्रतिनिधि नहीं है वो, बल्कि अछूतों के क्षेत्र में वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। ऐसा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में कोट किया है। उन्होंने आहत होकर के लिखा है कि पूना पैक्ट ने दलितों की संख्या तो दी है, लेकिन उनकी शक्ति को छीन लिया। अब भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अपने मन में सजाए रखी। उनके दिल में वो बातें वो टीस बन करके उठती रही। वो जिंदगी भर मांग करते रहे। आज भी कई राजनीतिक विशेषज्ञ दलित राजनीति की सबसे बड़ी खोई हुई चाबी मानते हैं किसे? पूना पैक्ट को। पूना पैक्ट में अछूतों के साथ जो कुछ भी हुआ पूरी तरह से एक राजनीतिक ब्लैकमेल था। महात्मा गांधी के आमरण अनशन ने मेरे सामने दो ही रास्ते छोड़े थे, या तो मैं अछूतों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता या महात्मा गांधी के जीवन की मैं रक्षा करता। अंबेडकर ने इसके बारे में लिखा है कि संयुक्त निर्वाचन के तहत अछूतों के पास केवल वही नेता होंगे जो कांग्रेस की मशीनरी के द्वारा चुने जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने ही समाज के हितों के बजाय अपनी पार्टी के आकाओं के प्रति वफादार होंगे और उन्हीं के वो चमचे होंगे। साफ साफ उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। पूना पैक्ट ने अछूतों को एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान से वंचित कर दिया। उन्हें फिर से हिंदू समाज के उस विशाल ढांचे का हिस्सा बना दिया जहां उनकी आवाज बहुमत के नीचे दबा दी जाएगी। मान्यवर कांशीराम ने भीमराव अंबेडकर के इस किताब को कोट करते हुए किताब लिखा चमचा युग। हूबहू वही लाइन उन्होंने कोट किया कि आज के डेट में जो दलित हैं वह दलितों के रहनुमा नहीं बल्कि पार्टी के चमचे हैं। पार्टी के भरोसे अपनी कोई भी गतिविधि करते हैं। आज के डेट में जो वक्तव्य देते हैं वो भी यह सोच करके देते हैं कि हमारी पार्टी का लाइन क्या है, हमारी पार्टी इसके बारे में क्या सोचेगी। आज के डेट में दलितों के ऊपर चाहे जहां भी अत्याचार होता है, लेकिन अगर वह किसी पार्टी का विधायक है, किसी पार्टी का सांसद है, वह यह सोचकर बोलता है कि मेरी पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है। अगर वो बीजेपी का सांसद विधायक है, अगर वो कांग्रेस का सांसद विधायक है, किसी भी पार्टी का है, तो फिर ये सोचता है कि मेरी पार्टी में मेरा कद क्या है। वो दलितों पे क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत नफा नुकसान उसके बारे में नहीं सोचता है। वो आज भी भारत में 131 सीटें आरक्षित हैं। जो आज की कंडीशन है लोकसभा में 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। लेकिन आज की कंडीशन क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अंबेडकर ने 1945 में सवाल उठाया था कि क्या आरक्षित सीटों पर बैठे नेता अपनी समाज के लिए बोलते हैं या अपनी पार्टी की लाइन पर चलते हैं। पूना पैक्ट ने दलितों को संख्या तो दिया, लेकिन स्वतंत्रता की आवाज छीन ली। आप क्या सोचते हैं पूना पैक्ट के बारे में? अपना अपना नजरिया हो सकता है। मैं चाह रहा हूं कि आप उस विवाद से हटकर भीमराव अंबेडकर ने जो एक लाइन कोट किया कि जो आज की डेट में दलित प्रतिनिधि होंगे वह दलितों के रहनुमा नहीं होंगे बल्कि वह पार्टी के चमचा होंगे, पार्टी के रहमो करम पे वो खुद होंगे। उनका जो पक्ष होगा वो दलित हित में नहीं होगा बल्कि पार्टी हित में होगा। तो भीमराव अंबेडकर की कही हुई वो बातें और उनको कोट करते हुए मान्यवर कांशीराम द्वारा लिखी गई इस बुक आज के डेट में कितना सार्थक है, ये कमेंट करके आप बताइएगा कि ये लाइनें क्या आज के डेट में अक्षरशः सही नहीं है। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।